अध्याय 3 सबक 2 पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही न हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण ये है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि ये अपने आप बढ़ सकती है। ये पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर्ड होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। आपकी नजर में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हम अपने बच्चों को ये सब कैसे सिखाएं? कामयाबी का रहस्य क्या है? मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ? ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख की याद आती है जो यहाँ दिया जा रहा है। सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स शवाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हावर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेंजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स शेयर का कारोबार करने वाले थे और अल्बर्ट हॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। शवाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियापन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट हॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से ये नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। ये 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय से जी रहे हैं। परिवर्तन ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे ये चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसों पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसों की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते हैं कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानी भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल से पहले करोड़ों
का मालिक था, आज वो ये शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वो सिर्फ 29 साल का है, उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह ये थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वो अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि ये भेदभाव है, अंगूठी ही तो उसकी मान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर ये 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसों की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था ये विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी की अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती है तो वे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वे अमेरिकी सपने देखते हैं और ये फैसला करते हैं कि पैसों की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनना शुरू हो जाती है, ये तेजी से ऊपर बढ़ती हैं और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सबर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसों की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। ये बहुत उलझन भरा विषय भी है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल ये है कि आप इसे बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसों के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितनी अकाउंटिंग विश्लेषण की जरूरत है वो उससे भी कई सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले प्रश्नों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसों की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग
दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये बताया कि हमने सोचा है कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उसका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसों की कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है। ये जानने के बाद हम उसे हासिल कर ले और अमीर बन जाएं। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, ये इतना ही आसान है। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर ये इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, ये समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को ये नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण ये है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल ये होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं में ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत में यकीन करते हैं? कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसों की नींव को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसों की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषाओं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग ये मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वो बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। ये शब्दों की ही तरह है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज्यादा समझ नहीं पाते। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है और इस क्षेत्र में हम सब की अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया VCR खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने VCR को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में A मिल रहा था परंतु उन्हें समझने में मुझे F मिल रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसों के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से ये बात हजारों बार सुनी है और मैंने ये भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु ये आसान चित्र या रेखांचित्र
दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज को बहुत आसान बनाए रखा और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। संपत्ति आय। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये आमदनी और खर्च बताता है। आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसों की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। ये संबंध जानना बहुत जरूरी है। पैसों की तंगी की असली वजह ये होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती हैं। अगर आपको दुविधा में पड़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए ये वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरिन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिखा गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को ये आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। ये एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। दायित्व व्यय। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों से समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज्यादा आसान होगा। संपत्ति वो चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वो चीज है जो मेरी जेब से पैसा निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वो न तो शब्दों को समझ पाता है न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसों की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसों की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसों की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसों के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसों की कहानी ये होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण ये है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है। रोजगार, आय, व्यय, टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन और यात्रा। ये मध्य वर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। रोजगार, व्यय, दायित्व। ये एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। संपत्ति, आय। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चित्र बहुत ज्यादा सरल बना दिए गए हैं। हमें में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। चित्र ये बताते हैं कि गरीब, मध्य वर्गीय और अमीर आदमी की जिंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में ये बताया जाता है कि वो आदमी अपने पैसों को किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वो उस पैसों का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि ये बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती ये होती है कि वे ये मानते हैं कि पैसों से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे
पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ, या ये कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, परंतु ये देखने में आया है कि ज्यादा पैसों से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज्यादा उबार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर ये पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च भी अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए ये कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसों से शानदार दावतें होती हैं। मैंने ये कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, ये माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से ये नहीं पूछा जाता था कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहेगा, ये मान लिया जाता था। इसका कारण ये था कि इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसों के बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हो। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हुए हैं, सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसों की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी ये नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि ये है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसों की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसों से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते हैं कि उनकी पैसों की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसों की बिल्कुल भी समझ न हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है परंतु पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। ये कहानी बताती है कि पैसों का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ठर्रे पर चलती है। हाल ही में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें ये लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या ये है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वो छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 तनख्वाहें होती हैं और वे अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में ये 15% होता है क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि ये वो पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है और ये ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई बल्कि सीधे ही
सोशल सिक्योरिटी में चली गई हैं। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वे लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपनों से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्टगेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे जुआ दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं, प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है, ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है जिसे ब्रैकेट क्रिप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वो खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंचे ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज्यादातर ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्टगेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किश्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसा बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनकी पैसों की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में ये सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है और यही पैसों की तंगी का कारण है। ये समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं होती। ये समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसों से शायद ही कभी किसी की पैसों की समस्या सुलझती है। समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते थे, तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसी कारण वो आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसों की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। ये सर्वनिम नियम याद रखो, जिसके पास श्रवण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार ये आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रण होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से ये तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसों की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसों की डरावनी ताकत को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें काबू में कर ले। पैसों की ताकत उनके विरुद्ध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से ये सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार की आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका घर सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सार्वजनिक मंच
पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंधों में, कैरियर में, धन में। इसी डर, इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृति, मान्यताएं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है, बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ, कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा, म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं, टिकल मी एल्मो डॉलर्स अभी स्टॉक में नहीं है परंतु मेरे पास $1 रखी हुई है जो दूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं आया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसों की बहुत सी समस्या पैदा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं, वो नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस उतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी परंतु उनके पास पैसों की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने आप से ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पीटे ठर्रे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षरश पालन करना सिखाया जाता था तो हमें ये लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मक का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की ये बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या ये कि हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर हमें ये जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसों की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते थे अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हम लोगों में पैसों को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसों की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें
सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें ये बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है। आगे आने वाले चित्र से ये साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से ये एक दायित्व था। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नजरिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है और जब पैसों का सवाल आता है तो भावनाएं पैसों की समझ को हरा देती हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। नंबर 1, जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ साल बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। नंबर 2, हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दिग्गर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। नंबर 3, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। ये तब हुआ जब वे रिटायर्ड हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। नंबर 4, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज्यादा नहीं है। नंबर 5, सबसे बड़े नुकसान अवसर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर ये होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। नंबर 1, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान पूरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता है। नंबर 2, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपके घर के सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। नंबर 3, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जुआ दौड़ में फंसे व्यक्तियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा ये होता था कि उनके दायित्व जैसे मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज्यादा होते थे। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम में इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी
बढ़ती रहती है। नतीजा ये होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ जाते हैं और इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में निवेश नहीं करते। आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरा ये कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसों की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसों की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से ये बात पता चली कि मध्य वर्ग पैसों के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्य वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मध्य वर्ग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मॉर्टगेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये कई टुकड़ों में बट गया है या डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मध्य वर्ग का ये समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड सिद्धांत को सही मानते हैं। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी ये है कि पैसों की समझ न होने के कारण औसत मध्य वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण ये होता है कि उनके पास पैसों की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड के शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। ये अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्चे को कम करने की कोशिश भी करते रहें, इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्द ही $10 लाख या इससे भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा मानते हैं। निवेश जोखिम भरा नहीं है, ये उस व्यक्ति की पैसों की नासमझी है, वित्तीय अज्ञानता है जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्य ये होता है। नंबर 1, आप किसी के लिए काम करते हैं। तनख्वाह पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिकों को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। नंबर 2, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएं, इसके पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। नंबर 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है।
अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाए तो समस्या ये है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको ये सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको ये नहीं पता होता है कि आपके लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आंकलन करते हैं। कब कोई आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठीक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो योग्यता है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। ये नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वो बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आंकलन किया जा सकता है। मैं अब आंकलन कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि आर्थिक रूप से आजाद होने के मेरे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वो वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब ये है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, ये कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम से $1000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्च हर महीने $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? अब हम बकमिस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चलें। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दौलतमंद जरूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वो मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके पहले अपनी संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। ये ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूं तो भी मेरी संपत्तियों में इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य ये होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरिक्त कैश फ्लो को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है, वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहता हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की ये प्रक्रिया चलती रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्य वर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु ये सोचता है कि वो संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा? इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड के मालिक की बात सुने। अध्याय 4 सबक
3 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रोक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की कक्षा में व्याख्यान दे। मेरा एक करीबी दोस्त किथ कनिंगम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायक चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तो रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? कितने का? हर कोई हंस पड़ा। ज्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता है कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। कितने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलत वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रोक के संगठन की फ्रेंचाइजी चैन का सदस्य बनता था, वो भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज मैकडॉनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ है। कितने कहा कि ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कित के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने ये बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रोक ने सिखाया था। ये अमीरों का रहस्य नंबर 3 है, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र दिया गया है जो रे क्रोक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका प्रोफेशन, आय मालिक के लिए काम, व्यय सरकार के लिए काम, संपत्ति आपका बिजनेस, दायित्व बैंक के लिए काम। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक कुशलता विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती हैं। उनकी जिंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यता उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे वे पैसों के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ आपका बिजनेस क्या है, और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और सामान्य उनका जवाब होता है नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रोक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या ये है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं
तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम ये जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज्यादा तनख्वाह की जरूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूं। मैं ओवरटाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम का काम मिल जाए। मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज्यादा है। कई समूह में ये समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप ये रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, तभी वो आमदनी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्य वर्ग के ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरानपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं, वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वो उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थी वे पैसों के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हम में से ज्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। नेटवर्थ खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है। ये रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपत्तियां माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शंस, पुस्तकें, स्टूडियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, कलाई घड़ियां, जूते और दिग्गज चीजों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतनी ज्यादा पैसे कमा रहा था। वे ये जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। जिंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को ये कहते हुए सुनता हूं कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण ये है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपको प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसों के गहरे संकट में डाल लेते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो जाती है, पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्य उस मूल्य से बहुत कम में बिकती हैं जो उनके बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की नौकरी को करते रहें, परंतु असली संपत्तियों को खरीदना भी शुरू कर दें। परंतु ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, ये सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फर्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में
में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है तब ज्यादातर लोगों को ये एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियां कई तरह की होती हैं। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत न हो। मैं उनका मालिक जरूर हूँ परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो ये बिजनेस नहीं होगा, ये मेरी नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक। नंबर 3, बॉन्ड। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। नंबर 6, नोट्स, IOU। नंबर 7, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी। नंबर 8, और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होंगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतें और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्याएं आती हैं तो समस्या उतनी बुरी नहीं होती हैं कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न कि कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, US मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स कॉर्पोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मजा लिया है और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वे भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे ये खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं और वे खतरनाक है भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति ये होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाए। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैड ने मुझे सिखाया था। मैं अपने दिन की नौकरी करता था परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसों की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम है। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तभी मैं इसकी सलाह दूंगा, अन्यथा अपने दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें तो मेरा ये मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो वो बार
न निकल पाए। इसे इस तरह सोचें कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसों के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपने दिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग विलासिता की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की चीजें खरीद लेती है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो वो बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या जोखिम नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सके। परंतु मर्सिडीज की ये विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वो अपने संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उनके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई एक कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हो या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीजें खरीदने से देर सवेरे वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल देते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। अध्याय 5 सबक 4 कॉर्पोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। इतनी बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते हैं, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से कह भर देता है और हर आदमी कही बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के साथ अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने के कारण ही बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध को ताकत मिली थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही नियमित इनकम टैक्स के विचारों को
जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें ये पता नहीं चल पाता है कि दोनों ही मामले में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी न भूलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने का और मध्य वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और ये वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल ये उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब लोग और मध्य वर्ग। एक बार सरकार ने पैसा का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वो एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानदंडों पर तोली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही ज्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके लक्ष्य बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉपर्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉपर्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सके। ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉपर्स में भी ये उनका काम था। जब मैं 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर डैडी से ये सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से मैं ये सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे सरकार को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर जाता था तो वहाँ मेरे डैडी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे। ये तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता था। समस्या ये थी कि सरकार की पैसों की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मध्य वर्ग पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे इन्हीं नियमों से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉर्पोरेशंस के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा की संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए कॉर्पोरेशंस का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्री के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉर्पोरेशंस में अपना पैसा डालते थे। फिर ये कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड के खजाने में खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वो पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। कॉर्पोरेशंस के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने शिक्षा दी थी, जिनमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजीपति। मुझे जल्द ये महसूस हुआ कि पूंजीपति में पैसों की ज्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगा कि पैसों की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसों की ताकत को जानते थे और ये विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पारित हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस बात से खुश हुए, ये पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास ये पैसा नौकरियों और पेंशनों के रूप में गया। अमीरों के पास ये पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसों के मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई रिसर्कुलेशन
पसंद नहीं था। दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसों की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्य वर्ग लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसों की समझ का प्रयोग किया। वे कॉर्पोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉर्पोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉर्पोरेशन नहीं बनाया ये नहीं जानते कि कॉर्पोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉर्पोरेशन केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉर्पोरेशन का नाम लिखा होता है। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। कॉर्पोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देह बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कॉर्पोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। ये स्थायी इनकम टैक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉर्पोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। ये लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। समस्या ये है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे ये समझ पाते हैं कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसों से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चों को ये सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस कर्मचारी में पैसों की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीने तक काम करता है ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं बल्कि वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकील तथा अकाउंटेंट की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानून बचाव के रास्ते बनाए। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे उनकी खोज करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप है, जिससे रियल एस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है। अगर वो ज्यादा महंगे रियल एस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फायदा नहीं लेता, रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नकद ही न रखना चाहे। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्स की छूटों का लाभ नहीं उठाते, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मध्य वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्तंभ होता रहता हूं और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं और मैं जानता हूं कि सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए और इसके लिए सरकार दोषी थी।
मुझे ये सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलट कर वार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है और पैसों के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए और उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे ये याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता बल्कि टैक्स मैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्स मैन हमेशा आपसे ज्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसों के लिए काम न करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथों में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसों की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसों के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके। और मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे, क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती हैं। वे ये नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर करने से मैं एक ऐसी दूधारी गाय बन जाता था जिसे दूहा जा सकता था। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों न बना जाए। बचपन में मुझे ये समझ में नहीं आया था कि अपने कॉर्पोरेशंस के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। ये एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में मैं इस संभावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशंस का विचार जीवित रहा और ये मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूंगा, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपनी तनख्वाह के चेक को देखता था मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां इतनी ज्यादा थी कि जितना ज्यादा मैं काम करता था कटौतियां उतनी ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस ने मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बातें करने लगे। ये सुनने में अच्छा लगता था, परंतु मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की ये आवाज भी सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थी, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। कटौतियां वाली तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई नियोक्ता ये अनुभव करते हैं कि अगर
अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखें तो ये उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी कंपनियां बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इससे ज्यादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे ये लगा कि वहां निवेश की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची, मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला और हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुई। ये प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 तक मैं सेल्स के चोटी के 5 लोगों में से एक था, प्राय नंबर 1। मैं जुआ दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉर्पोरेशंस में कहीं ज्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉर्पोरेशंस रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी और वो पैसा जो मैं अपने कॉर्पोरेशंस में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद ली। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वो भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस जुआ दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सका था और कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। ये पैसों की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल IQ कहूंगा, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल IQ विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाला ज्ञान से बनता है। नंबर 1, अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे, उतनी ही ज्यादा सूक्ष्मता की जरूरत होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये बाएं मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वो योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियां और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2, निवेश, जिसे मैं पैसों से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है। ये मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3, बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भी भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिंकल मी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व, निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना ना समझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वे जटिल होती हैं। वे ये नहीं देख पाते हैं कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल से परिचित नहीं होंगे, उनके लिए ये एक सीसम स्ट्रीट कॉन्ट्रैक्टर थी जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब ये बाजार से गायब हो गई तो कई लोग ये सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने इसे जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया है। इसकी मांग बहुत ज्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया।
स्टोर में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिंकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीयता लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु ये मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉर्पोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वर्दी प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। ये अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। नंबर 1, टैक्स लाभ। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि ये टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। ये विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी न हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान और बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं है, बेशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। उदाहरण के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन का फायदा ये है, घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय है और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। नंबर 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपनी ज्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी का दावा ठोकता है तो उसे ये पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्य वर्गीय लोग हर चीज के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से ये सीखा है कि अमीरों से वसूलो, गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य ये नहीं है कि कॉर्पोरेशंस बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्तियां हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉर्पोरेशंस द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में विस्तार से बताती हैं और कॉर्पोरेशन बनाने के लिए जरूरी सीढ़ियों को भी समझाती है। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये पुस्तक कॉर्पोरेशंस की ताकत का बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियल IQ दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर बताई गई 4 तकनीकें दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। संक्षिप्त में, कॉर्पोरेशंस के मालिक अमीर लोग नंबर 1 कमाते हैं, नंबर 2 खर्च करते हैं, नंबर 3 टैक्स चुकाते हैं। कॉर्पोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी नंबर 1 कमाते हैं, नंबर 2 टैक्स चुकाते हैं, नंबर 3 खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉर्पोरेशन का एक कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं।